अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक 7 मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। मे भी आज भी पूरे सवाल ना कर सकें क्योंकि थोड़े से बच्चों के लिए नए हैं, सवाल कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं उनको, तो हम ज़रा आराम आराम से चल रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंटिन्यूड रेशियोज़ हैं ये। हमने बात की थी कि जब एक्स और वाई का रेशियो आपको पता हो किसी एक जगह पे, और x और z का रेशियो भी आपको पता है किसी दूसरी जगह पे, तो हम x, y और z का कंटिन्यूड रेशियो मालूम कर सकते हैं। x का z से क्या ताल्लुक़ है, x का y से क्या ताल्लुक़ है, तो इससे पता चल जाएगा कि y का z से क्या ताल्लुक़ है। और इसके लिए हमें करना ये होता है कि x को सेम करना होता है, जिसको हम इक्विवेलेंस कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में जैसे हम किया करते थे। तो सवाल आसान है, बस चूँकि टर्मिनोलॉजी नहीं है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। शुरू करते हैं जल्दी से। मैं ये वाला सवाल पहले करा देता हूँ, और मैं एक ख़ास स्टाइल से करा रहा हूँ। x/y जो है वो 3:5 है, एंड x/z जो है वो 4:9 है। तो अब दोनों x को सेम करना होगा हमें, ताकि हम इक्विवेलेंट बना सकें इनको। तो 3 और 4 को आप जो है वो इसको 4 से कर दें, इसको 3 से कर दें, तो ये हो जाएगा x/y और x/z हो जाएगा 12:20 और 12:27। तो फिर आपको सवाल में मालूम करना है x, y और z। 7 है, 7। तो फिर ये हो जाएगा x, y, z के लिए, x/y/z के लिए हो जाएगा 12:20/27। ठीक है, सबका जवाब ये आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी तरह के सवाल हैं, मैं एक और करा देता हूँ, फिर कुछ तो छोड़े ना आपके ऊपर भी। 3 करा देता हूँ, चले 2 करा दूँ, 2 करा देता हूँ, चलो। 2 में है जी x/y आपको मिला हुआ है और x/z मिला हुआ है। सेम सवाल है। इसमें x/z और y/z है, इसमें z इक्वल किया जाएगा, इसमें x इक्वल किया जाएगा। जो कॉमन फैक्टर होगा उसको इक्वल करेंगे आप। ये है 3/5, सॉरी, ये है 5/7 और ये है 11/13। x को x से सेम करना है, तो आपको 5 और 11 को पता है दोनों प्राइम नंबर हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर ही सेम हो सकते हैं। तो 11 5 55, 7 11 7 77, 11 5 55, 13 5 6.5, 65। ठीक है, किसी चीज़ को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है तो उसको हाफ़ कर दिया करें, पता चल जाएगा 5 टाइम्स क्या होगा। 13 का आधा 6.5 होता है, 6.5 यानी 65। तो अब x पता चल गया आपको, y पता चल गया आपको, x पता चल गया आपको, z पता चल गया आपको। तो x/y/z इज इक्वल्स टू 55/77/65। क्या मसला था इसमें? मसला तो कोई नहीं है, इजी है। अरे अरे, छाप रहे हैं। ओ हो, ये तो छापना तो नहीं चल सकता, खुद करना, वीडियो देख के छाप लीजिएगा। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ABCD। अब एक लेवल और बढ़ गया, 4 मालूम करने हैं। AB मालूम है, BC मालूम है और CD मालूम है। ठीक है, तो अब डबल काम करना पड़ेगा, 2 दफ़ा यही काम होगा। कोशिश की थी आप मुझे किसी ने करने की, हो गया था? नहीं हुआ था। ये काम 2 दफ़ा करना पड़ेगा असल में आपको। पहले सवाल में हम देखते हैं, पहले मैं क्लियर करके, ज़रा तवज्जो दीजिएगा बस भाई। A/B पता है, 2/3 है, B/C पता है, 4/5 है। तो पहले मैं ना A/B/C निकाल लूँ, समझ में आई बात? पहले 2 से 3 पे चले जाऊँ, फिर 3 से 4 पे जाऊँगा, डायरेक्ट 2 से 4 पे जलांग नहीं लगाऊँ। क्या मतलब हुआ इस बात का, अभी समझाता हूँ मैं कि A/B/C पहले कैसे, ये तो आपको आता है निकालना, है ना।
इसमें बी को सेम करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। क्या मैं तुक्के थोड़ी मारने थे, मैथ्स करनी थी 2020। तो अब ए रेशो बी रेशो सी क्या हो गया, 8 रेशो 12 रेशो 15। ओके, और आपको पता है कि सी रेशो डी 7 रेशो 10 है, सी रेशो डी 7 रेशो 10 है। इंटरेस्टिंग। अब सी को सेम बना दो, बस सी को सेम बनाने के लिए जो भी करना है करना पड़ेगा। 15 और 7 आपस में कहीं मिलते हैं, आसान है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को आप इजीली यूँ सॉल्व कर सकते हैं कि इधर भी 7 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 7 से किया, इधर भी, जैसे कि पिछले सवाल में किया था। भाई क्या हो गया, मसला क्या है इसमें? जी, पूरे इस रेशो के इक्विवेलेंट करना है ना सी के मुताबिक। तो 8 7 ज़ा 56, 12 7 ज़ा 72। बताओ ना, कुछ भी बोलती बंद हो गई सब लोगों की। 15 7 ज़ा कैसे कैसे, क्योंकि आपने लिखा है इसलिए। गलत बता रहा हूँ मैं, उल्टा सीधा कर दिया देखो मैं तुम लोगों की ऐसे। 8 7 ज़ा 56, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84। आपका क्या आ रहा है? अच्छा, ऐसे नहीं किया। और 15 7 ज़ा 15 5 ज़ा 75, 90 और 105। आपने बिल्कुल सही बताया। असल में पता नहीं क्यों मैं 6 ज़ा कर रहा था, करना 7 ज़ा था और कर 6 ज़ा रहा था। अच्छा, 7 15 ज़ार वही आ जाएगा 105, 15 10 ज़ार 150। अब हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी इज़ 56 रेशो 84 रेशो 105 रेशो 150। ठीक है जी। अच्छा, बुक में जो तरीक़ा बताया गया है वो तरीक़ा भी ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। मुझे ये तरीक़ा ज़्यादा आसान लगता है जो मैंने आपको सिखाया है। एक लॉजिकल तरीक़ा है, इक्विवेलेंस को जहन में रखने वाला तरीक़ा है, तो मुझे ये तरीक़ा ज़्यादा इजी लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा तरीक़ा फॉलो कर लें। बुक में जो स्टाइल बताया हुआ है वो भी ठीक है, आई डोंट माइंड। ठीक है, ये एक मैंने करा दिया, एक तो आप कर ही लेंगे। ठीक है जी, 2 सवाल ही हैं खाली। अब मैं जल्दी से मिटा दूं ताकि कोई बच्चा इसको कॉपी ना करे। जी, क्या किया है? अब हम करते हैं अगला सवाल, फाइंड एक्स। फाइंड एक्स वाले सवाल में एक फार्मूले का इजाफा होगा, बच्चों। पिछले सवालों में उन्होंने रेशोज़ दिए थे 2 चीज़ों के या 3 चीज़ों के कंटीन्यूस रेशो या 4 चीज़ों के रेशो कंटीन्यूस। लेकिन इस सवाल में एक और अलग बात पूछी जा रही है। कह रहे हैं कि जितना रेशो x का 2 से है उतना ही रेशो 5 का 6 से है। जितना रेशो x का 2 से है उतना ही रेशो 5 का 6 से है। तो बता दो कि x क्या होगा। पहले मैं इसको लॉजिकली समझाता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो, यहाँ पे हमें जो भी क्या चाहिए, यहाँ पे कोई आंसर चाहिए। ये आंसर तब निकलेगा जब यहाँ पे जो है वो यहाँ वाले से सेम हो जाएगा। x का रेशो जो 2 से है, तो दूसरी चीज़ का रेशो 2 से क्या है ये जान लें हम। x रेशो 2 वही है जो 5 रेशो 6 है। हम देखते हैं कि अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ क्या आएगा।
लेकिन ऐसे करना नहीं है सवाल, मैं सिर्फ आपको लॉजिक समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसको 2 करने के लिए क्या करूँगा मैं, डिवाइड बाय 3 करूँगा, डिवाइड बाय 3 करूँगा, ऐसे समझा रहा हूँ, खाली समझा रहा हूँ। इसको भी डिवाइड बाय 3 करूँगा फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 3 क्या होता है 3 1 3 बचा 2 पॉइंट लगा है 0 है 6 1.66 तो इसका मतलब है x की वैल्यू 1.66 आनी चाहिए। आपके पास क्या आ रही है बुक में देखिएगा, 5/3 लिख दें या 1.66 लिख दें, एक ही बात है ना, 5/3 से ही 1.66 निकलेगा। अच्छा, समझा मैं ये रहा था कि एक्चुअली हो ये रहा है, करना ये है, बिल्कुल दोबारा से बिल्कुल इसको इजी होके समझिए, बिल्कुल आसान करके, कि मैं ये कह रहा हूँ कि 5 प्लेटों में कितने चमचे चीनी डलेगी, 5 कप्स में कितने चमचे चीनी डलेगी, 5 प्लेटों में कितने चमचे चीनी डलेगी, 5 प्लेट मैं जर्दा पका रहा हूँ, बताओ डालूंगा ना चीनी भाई, हैरत की शिकार है प्लेटों में चीनी भाई, 5 प्लेट जर्दे में कितनी चीनी डलेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है ये रेशो है, मुझे मालूम है कि बिल्कुल यही रेशो एक और जगह इस्तेमाल हुआ था जहाँ पे के 10 प्लेटों में 20 चमचे चीनी डली थी। मेरी बात समझ लो अच्छी तरह से, ताकि फिर मैं एक्चुअल फार्मूले पे आऊँ तो आपको मुश्किल ना लगे, ये एक्चुअल फार्मूला नहीं है। 5 प्लेटों में कितनी चमचे चीनी डली थी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है उतनी ही हिसाब से चीनी डली थी 10 प्लेटों में 20 चमचे चीनी। अब 5 प्लेटों में कितनी डालूं, तो पहले प्लेटें सेम कर लूं मैं किसी तरह से, अनाबिया बाजी जब देखें, अगर मैं ये प्लेटें सेम कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि चीनी क्या होगी। अब यहाँ 5 प्लेटें हैं, यहाँ 10 प्लेटें हैं, इन 10 प्लेटों को 5 कैसे बनाऊं, डिवाइड बाय 2 करूं, तो दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 होगा, ये इक्वल्स नहीं है, ये रेशो है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। तो इसका मतलब है कि जब ये और ये बराबर हैं 5 प्लेटों में, अब मुझे पता चल गया कितनी चीनी डलेगी, 10 चीनी डलेगी। ये बात मेरी समझ में आ रही है, दोबारा यही बात समझा दूं एक दफ़ा और, सेम एग्जाम्पल। इसका जवाब आपको वैसे ही पता है दिमागी तौर पर, इसलिए इसको समझना आसान है। मुझे नहीं पता कि 5 प्लेटों में कितनी चीनी डलनी है, लेकिन उसी रेशो से मुझे ये पता है, मैंने देखा था किसी को जर्दे में चीनी डालते हुए, कि उसने 10 प्लेटों में 20 चमची चीनी डाली थी। अब ये मालूम करने के लिए कि 10 प्लेटों में तो 20 डली थी, 5 प्लेटों में कितनी डलेगी, इस प्लेटों को 5 करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसको क्या करूँगा, 5 करने के लिए डिवाइड बाय 2 करूँगा दोनों तरफ से, ये डिवाइड बाय 2 हो गया, 5 प्लेटें बन जाएगा, पता चल गया 5 प्लेटों में कितनी चीनी डली थी, 10। तो बिल्कुल इसी तरह से इस सवाल को दोबारा करके दिखाता हूँ मैं आपको, लेकिन ये सवाल का एक्चुअल तरीका नहीं है करने का, मैं अभी आपको अपने तरीके से करके दिखा रहा हूँ, यानी लॉजिकल तरीके से, कि 2 प्लेटों में कितनी चीनी डली थी ये मुझे नहीं पता। अब्बास भाई वापस आ जाएं, 2 प्लेटों में कितनी चीनी डली थी ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन इसी हिसाब से किसी और ने जर्दे में 6 प्लेटों में 5 कप चीनी डाली थी या 5 चमची चीनी डाली थी, किसी ने 6 प्लेटों में 5 चमची चीनी डाली थी, 2 प्लेटों में कितनी डलेगी मुझे नहीं पता, तो मैं इसको क्या करूं, इन प्लेटों को इसके बराबर कर दूं, 6 को 2 कर दूं, मसला हल हो जाएगा। तो 6 को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1.66, तो 2 प्लेटों में 1.66, तो x का आंसर 1.66 हो गया। समझ में आ रही है बात। अब हम करते हैं इसके फार्मूले की बात, अभी जो मैंने आपको बताया ये मैंने लॉजिक बताई, अब ये सॉल्व करने का फार्मूला क्या है मैं वो बताता हूँ। बहुत आसान फार्मूला है, कहते हैं कि पहले वाले को नीचे वो दूसरे वाले से डिवाइड करेंगे, वो बराबर है तीसरे वाले को डिवाइड करके चौथे वाले से। x/2, मैंने पहले बताया था आपको पिछली क्लास में कि रेशो इज डिवीजन,
मैंने बताया था कि 1:2 का मतलब 1/2 है, ये बात बताई थी मैंने। तो यही तो हो गया, x/2 का मतलब x/2 बराबर है। इन्होंने पहले ही बता दिया कि बराबर है, ये तो बहुत आसान हो गया सवाल। इन्होंने बता दिया कि ये जिस रेशियो से है ये भी उसी रेशियो से है, बराबर हो गया। तो x/2 यानी x/2 बराबर है 5/6 यानी 5/6 के। अब तो कितना आसान हो गया, अलजबरा में चले गए हम। अलजबरा में हम क्या करते हैं कि जो साइड हमारी अननोन होती है उसको अकेला करके बाकी सारे नोन्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ 2x को डिवाइड कर रहा है, ये x को डिवाइड करने से यहाँ से हटा देंगे तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा। तो x इज इक्वल्स टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2। हैं, ये कैसे हो गया? ये देखिए, x को 2 डिवाइड कर रहा था, इसने 2 को लात मारी, 2x से नाराज हो गया, कहने लगा तुम्हें तो मैं डिवाइड कर रहा था जिंदगी में, अब किसी को डिवाइड नहीं करूंगा, इसलिए वहां गया तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ये असल बात नहीं है। अब आप बोलें असल बात समझाऊं तो भी समझा देता हूँ। x/2 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 5/6। जब आपको किसी साइड से कोई नंबर ख़त्म करना होता है तो उसके अपोजिट ऑपरेशन करते हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 को ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे बोथ साइड, ये किया एक्चुअली हमने। असल में ये हो रहा होता है इसमें। तो हम लिखते हैं टू रिमूव दिस 2 वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड करने से इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी नो कि कोई भी चीज़ दोनों तरफ करेंगे वो बराबर ही रहेगी। अगर यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, अगर दोनों साइड पे 4 है तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, आंसर सेम रहेगा। इसलिए वी डोंट माइंड कि कोई भी चीज़ से नई चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो हमने कहा मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड करने से क्या होगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा और हमारा x तनहा रह जाएगा। एक्चुअली में ऐसा हुआ है कि x इक्वल्स टू 5/6 इंटू 2 ऐसे आया है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया है। हाँ, दोबारा देखें, फिर से देखें, समझ गए ना आप? तो नहीं क्या था, x/2 ओहो इज इक्वल्स टू 5/6। x को तनहा करना है, x के साथ कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसके जैसा दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कर दो, x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके जैसा दूसरे नंबर से डिवाइड कर दो ताकि x तनहा हो जाए। ठीक है, हम कौन है, हम रिश्ते वाली आंटी हैं। हमें लगता है x बहुत अमीर है तो पहले x को यहाँ से तनहा करो, फिर उसके लिए कोई दूसरा रिश्ता ढूंढेंगे। ठीक है, उसी से पैसे कमाएंगे। तो x को 2 से अलग करने के लिए x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अभी 2x को डिवाइड कर रहा था, दूसरा 2 ले आओ उससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन हम इक्वेशन पे जो भी करते हैं वो दोनों साइड पे करते हैं, तो इसलिए दोनों साइड पे कर दिया। ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया बेचारा और इनके पास 2 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू 2। ये है उस हैं का जवाब, ये 2 यहाँ से यहाँ कैसे आया। ठीक है, चाहे ऐसे ले जाएं कि यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे ऐसे ले जाएं, ये प्रॉपर तरीका है। असल में ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक दूसरे से, तो ऊपर वाला नीचे वाले से डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल्स टू 5/3 यानी वही 1.66 जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, 1.66। इस वाले का चम्मच नहीं जा रहा, इसका चम्मच का मुंह बड़ा है और प्याली का मुंह छोटा है, तो इसको चम्मच के मुंह को छोटा करते हैं हम। जी, क्या समझ में नहीं आया कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया, दोबारा समझते हैं। जी, अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल तो सबको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। 3:x इज इक्वल्स टू 9:7 का मतलब क्या होगा, 3/x इज इक्वल्स टू 9/7। ठीक है, अब मैं अपने क्विक मेथड से करूँगा इसको। तो मुझे x को ऊपर ला के अकेला करना है। अभी x बेचारा नीचे है ना, 1/x है, नीचे है, इसको ऊपर लेके जाना है। तो अभी x से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी 3 तो ऊपर है लेकिन x के साथ दूसरा मतलब है नीचे भी है, इसको ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है
अगर मैं इसको इक्वल्स टू के इधर ले जाऊंगा तो मुझे पता है कि जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पहले लेवल पे हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 9/7 इंटू एक्स। सो ईजी। लेकिन एक्स तो हमें अकेला रखना था, जहाँ जाता है वहाँ से सबको धक्के मार के निकाल देता है ना सुमैया? ज़रा आगे आ जाइए, शाबाश। अब x को अकेला करने के लिए 9/7 को धक्का लगाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 9/7 इस तरह से कि 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है और 7x को डिवाइड कर रहा है, तो ये वहाँ जाके पलट जाएगा बेचारा। यानी कोई कॉम्प्लिकेट नहीं, x इज इक्वल्स टू ये रहा 3, ये रहा x। अब 9/7 कहाँ जाएगा? ये 7 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/9। कुछ समझ नहीं आया, एकदम से कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये देखिए बहुत आसान बात कर रहा हूँ कि जब ये 9 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड बन जाएगा। जब 7 यहाँ पे x को डिवाइड कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको मैं सॉल्व करने का आसान तरीका बताता हूँ। ऊपर वालों में से कोई नंबर डायरेक्ट नीचे वाले को डिवाइड कर रहा हो तो पहले सिंप्लीफाई कर लें, आसान हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, आंसर बचा 7/3। ख़त्म हो गया जवाब। वैसे मुझे ये जवाब पसंद नहीं है जब ऊपर वाला फ्रैक्शन में बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जो है वो ऐसे अच्छा लगता है कि इसको आप लिखें 2 होल नंबर 1/3, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, लेकिन ये भी माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया मैंने। तो अब आपने चूंकि ये बात समझ ली अच्छी तरह से, तो उम्मीद है कि अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक हम आज फिर ब्रेक लेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। क्या क्वेश्चन नंबर 4 समझा दिया ना मैंने पूरा? क्वेश्चन नंबर 2 3 4 तीनों समझा दिए मैंने, हर एक का एक एक छोड़ दिया है ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी तो कर सकें। ठीक है जी, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसको आप सॉल्व कर लेंगे। फंसेंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ज़ाहिर है बता ही दूंगा। और फिर अब मैं इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।